बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं यासिर रशीद और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार आर्या मकबूल जान साहब और साबिर शाकिर साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा ये है कि एक तरफ तयनाती के हवाले से बातचीत है तो दूसरी तरफ तौसी देने के हवाले से वजाहतें सामने आ रही हैं। एक तरफ से इल्ज़ामात हैं तो दूसरी तरफ से उन इल्ज़ामात के लिए रद्दुल दलाइल भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ बात वफाकी हुकूमत के घर जाने की है तो दूसरी तरफ पंजाब की जो पगड़ी है वो भी खतरे में दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मुस्तहकम सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा, ऐसी नवीद भी सुनने को मिल रही है। कुछ इशारे दिखाई दे रहे हैं जिससे ये समत का तयन किया जा सकता है कि बेहतरी के दिन आने वाले हैं। सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम की कैफियत खत्म हो जाएगी और मामला फहमी की तरफ तमाम सियासतदान बढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पीछे जो जवाब पेश किए जा रहे हैं उन जवाजों की हकीकत क्या है? आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई तब्दीली होती है तो तब्दीली लाने के लिए जो बुनियादी उनसर है वो किसकी जानिब से उसके इकदामात उठाए गए थे? इस पूरे सियासी मुआशी मंजरनामे पे बात करेंगे। अपने पैनल की जानिब बढ़ते हैं और ये साहब, खान साहब की तरफ से तो कुछ अशार शायद सियासतदानों के लिए या आवाम के लिए हो सकते हैं। कोमल जोया के अशार हैं कि एक खुशफहमी हमेशा मेरे काम आएगी, यूं ही पछताता रहेगा मुझे खोने वाला, धरने वाला है मेरी जात पे तोहमत कोई, बहती गंगा में कोई हाथ है धोने वाला। तौसी की बात नहीं की मैंने, सिर्फ नए इंतखाबात तक तयनाती रोकने की बात की है। खान साहब की तरफ से यह वजाहत सामने आई है, इस वजाहत को किस नजर से देखते हैं? देखिए, आपको याद होगा कि अयूब खान की वो याददाश्तों में और उसके साथ साथ अल्ताफ गौर भी लिखता है कि अयूब खान फिरोज़ कानून जिस वक्त वज़ीर आज़म थे तो अयूब खान चाहते थे कि वो किसी तरह उनकी 2 साल के करीब जो उनकी एक्सटेंशन उनको मिल जाए और उनके फाइल जो थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी फिरोज़ कानून के पास। तो अयूब खान कहते हैं कि मैं अक्सर अपना दोस्त सिकंदर मिर्ज़ा था उसको कहता था कि भाई कुछ काम करो, तुम मेरे यार हो, मुझे 2 साल के लिए एक्सटेंशन ले दो। तो वो कहता था कि अच्छा मैं ले दूंगा। लेकिन फिरोज़ कानून तो कहता था ये बड़ा अहम मामला है, ये सियासी फैसला है, ये सोच समझ कर करना चाहिए, कल को उलट पड़ सकता है। तो कहते हैं एक दिन फिरोज़ कानून कराची तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे कहा कि आप कभी हमारे पास पिंडी में तो तशरीफ़ लाएं, आप पर बड़े दूर दूर रहते हैं। तो वो जब आए तो मैंने 22 सलामियों के बजाय 36 तोपों की सलामी दे दी, रेड कारपेट दिया, ज़बरदस्त किस्म का शानदार किस्म का रिसेप्शन दिया, चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और मैंने कहा हुजूर हमारी एक फ़ाइल पड़ी हुई है, छोटी सी फ़ाइल है, उस पर आप दस्तखत क्यों नहीं करते? तो फिरोज़ कानून कहता है कि मैंने 2 साल के बजाय 4 साल की एक्सटेंशन दे दी और उन 4 सालों में आप देखें कि इस मुल्क का क्रियाक्रम हो गया। उसके बाद आगे आप आ जाएं, आगे आप याह्या खान की जो तैनाती जिस तरह हुई है कि याह्या खान ने पिस्तौल रख के उसको कहा अयूब खान को कि देखो एक बात याद रखो, ये हमदर्दियाँ वर्दियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें लिखी हुई तकरीर देते हैं, ये तुम्हें तकरीर लिखी हुई तकरीर करो, उसको पढ़ो और उसके बाद निकल जाओ यहाँ से। और उसके साथ साथ याह्या खान साहब तशरीफ़ ले आए। ज़ियाउल हक की जो तैनाती हुई है उसके बारे में तो इफ आई एम असैसिनेटेड जो है वो सारे बंदे जानते हैं कि भुट्टो ने कैसे की और क्यों की। आप खुद सोचें कि जनरल टिक्का खान ने बाकायदा रिकमेंडेशन करके भेजी थी कि जनरल अकबर को लगा दे। जनरल टिक्का खान उनका खास आदमी था, ऐसा खास आदमी था कि बलूचिस्तान में उसने ऑपरेशन कराए थे। पीपल पार्टी वालों ने उसे सेक्रेटरी जनरल लगाया, उसको गवर्नर पंजाब भी लगाया था। लेकिन भुट्टो ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये टिक्का खान जो है ये खालिस आर्मी की तरफ पे जाता है, मैं ज़ियाउल हक को लेके आता हूँ। ज़ियाउल हक को इसलिए कि बड़ा मासूम सा आदमी लगता था, ज़ियाउल हक आके ज़ियाउल हक के बाद आप देखें किस तरह मुशर्रफ की तैनाती हुई, उसके बीच में कैसी तैनाती हुई, क्या क्या कुछ होता रहा। ये तैनाती जो है ये बुनियादी तौर पर जो अगर बंदा ये कहता है कि आइन की फलानी फलानी दफ़ा या वज़ीर आज़म के फलाने फलाने इख्तियार से होती है तो वो बहुत मज़ा का खेज बात करता है। सही। मुशर्रफ को जब उसने पहला कोर कमांडर टीपी हटाया था तो उसके बाद मुशर्रफ ने एजाजुल हक से कहा कि आज एक और दूसरे को हटा रहे थे, तो फिर जब कोर कमांडर मंगला जब चेंज हुआ था तो एजाजुल हक से कहा कि ये मेरे कमांडरों से खेल रहा है ये शख्स, ये गलत हो जाएगा। और उसने खेलने की कोशिश की और ज़ियाउद्दीन भट्ट की जो तैनाती हुई है वो सबको पता है। फिर आसिफ जंजुआ थे उनके। तो ये जो अगर खान साहब ने एक बात कर ली है तो ये बात ओपन हो गई है। बात जो है अगर 6 दिन बाद ओपन में होनी है तो पहले ओपन होगी तो क्या फर्क पड़ गया? तो ये कोई अगर शख्स ये कहता है कि मेरिट होता है तो आइन होता है तो कानून होता है, वो यार पाकिस्तान के साथ मजाक मत करो। तो खान साहब ने जो एक बात की है वो बात उनकी तरफ से कौन मानता है कौन नहीं मानता है। सही हो सकता है कि ये करते वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म करने लगे तो कोई और सूरत हाल पैदा हो जाए, ये करने लगे तो कोई और बन जाए।
तो ये एक गुफ्तगू की बात है। तैनाती जो है वो वक्त पे अपने हिसाब से हो ही जानी होती है। सही। साबिर शाकिर साहब, आप क्या समझते हैं, तौसी और तयनातियों को लेकर उसे पॉलिटिसाइज करने का ट्रेंड कब खत्म होगा? ये ट्रेंड तो खत्म होगा जब ये इसको सियासी गैर सियासी बना दिया जाए। इनफैक्ट मामला ये है कि ये बंद कमरों में ये बात हो रही थी और ये सब ने ही एक्सटेंशन का जो कार्ड है वो सीने से लगाया हुआ था। ड्राइंग रूम में बात हो रही थी। पीपल्स पार्टी अपने तौर पे जरदारी साहब के पास भी ये कार्ड लेके फिर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, और साथ ही साथ दूसरी साइड पे भी क्योंकि खुर्रम दस्तगीर ने बहुत ज़्यादा बात की, जावेद लतीफ़ साहब ने की, वफाकी वज़रा मुसलसल बातें कर रहे हैं कि ये मामला सिर्फ नवंबर का मामला था, ये बाकी सब कुछ जो कुछ हमें नज़र आ रहा है ये सारी चीज़ें उस तरह से नहीं हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो अभी तक किसी साइड से वजाहत कहना चाहिए, क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि आप पुराना मौक़िफ़ पे कायम है कि ना ही एक्सटेंशन ली जाएगी और ना ही मांगी जाएगी ना ही ली जाएगी हर 2 सूरतों में, और 29 नवंबर को जब बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे बाइज्जत तरीके से। तो ये कन्फ्यूजन हर जगह पाई जाती है, पावर कॉरिडोर्स में ये कन्फ्यूजन बहुत पाई जा रही है और सारी पॉलिटिक्स जो इस वक्त है वो सारी घूम रही है 29 नवंबर के इर्द गिर्द, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज ने सबसे पहले ये जो राज फाश किया और खुर्रम दस्तगीर साहब ने आके और जावेद लतीफ़ साहब ने आके कि भाई मामला कोई मईशत का या गवर्नेंस वगैरह का नहीं था, मामला था असल में नवंबर के आखिरी हफ्ते की अपॉइंटमेंट। और उसके बाद फिर मरीम बीबी ने भी अपनी ख्यालात का इजहार किया कि कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तो अब खान साहब के पास हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन हो इसके बारे में, और उन्होंने भी इस कार्ड को ओपन कर दिया और 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस पर किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं आ रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई ट्वीट नहीं हुई किसी भी किस्म की। इत्तेहादी जमातें भी मौजूद हैं, सब के सब मौजूद हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये कि जिनसे मुताल्लिक बात हुई ISPR से भी किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और एक बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी संजीदा नौयत का मामला है और इस पे कोई कमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पे किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है। क्या ये खान साहब ने हमें हवा में बात की है, क्योंकि उन्होंने आज जो बात की है उसकी मज़ीद वजाहत कर दी है कि ये औरिया मकबूल जान साहब क्योंकि रह चुके हैं ब्यूरोक्रेट, तो उनको पता है इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं कि एक्सटेंशन सब्जेक्ट टू इलेक्शन है। तो ये बड़ी क्लियर बात है कि ये गैर मशरूत तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसका मतलब बड़ा क्लियर कर दिया उन्होंने आज कि ये सब्जेक्ट टू इलेक्शन है। सही। और ये साहब, आप क्या समझते हैं, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब का ये कहना है कि खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब स्ट्रेटजी में ये जो तब्दीली आ रही है और नरमी देखने में आ रही है, इसकी वजूहात क्या देखते हैं? देखिए, 2-3 वजूहात हैं। एक तो यह है कि अगर कोई भी इमरान खान हो या कोई और शख्स भी जो ज़रा सा भी पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, वो समझता है कि पाकिस्तान अब जिस क्राइसिस के अंदर एंटर हो चुका है, उस क्राइसिस के अंदर किसी भी किस्म की रिफ्ट जो है बहुत ख़तरनाक हो सकती है। सैलाब आपके कम अज़ कम इस वक्त बेशुमार लोगों को इस वक्त डिस्प्लेस कर चुका है। आपके यहाँ एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। अगर जो माशी टीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर ये माशी टीम और ये सूरत हाल रही, तो मुझे नहीं लगता कि खार इमरान खान साहब अगर आए तो कहते हैं, वो मुसफ़ी का शेर है कि मुसफ़ी हम तो समझते थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। तो इतना रफ़ू का काम हो जाएगा कि शायद इमरान खान साहब को कई साल लग जाएं इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि हालात बिल्कुल इसी तरह के हो गए हैं कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मैं एक बात बताऊँ, एक बड़ी ख़ास किस्म की बात की जाती है कि इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी साल के अंदर, 6 साल के अंदर, 6 माह के लिए, 5 माह के लिए। मेरा ख्याल में कल भी ये कहा था, परसों भी कहा था कि पाकिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कुछ करने के काबिल नहीं होती, खा वो ये 6 महीने के लिए आए, खा वो 3 साल के लिए आए। पाकिस्तान को एक ऐसे मैंडेट की जरूरत है कि जिसकी आवाम के अंदर जड़ें मौजूद हों और वो पॉपुलर फैसले कर सके। अगर वो पॉपुलर फैसले ना कर सका तो कुछ नहीं हो सकता। अभी इन्होंने सख्त फैसले किए जो कि पॉपुलर लोग नहीं थे, लोगों ने नहीं माना।
लेकिन आप देखें कि इमरान खान ने जिस वक्त आया था तो उसने सख्त फैसले किए थे, कोरोना में भी किए थे, लोगों ने उसको माना और वो कोरोना के क्राइसिस से निकल गए। तो इस वक्त तो कोई और रास्ता नहीं है कि जो आता है, भले कोई आए, नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, इमरान खान आए, जो भी आए, ऐसा बंदा हो जो पब्लिक का वोट लेकर आए और कुछ फैसले करे और ऐसे फैसले करे जिसको पब्लिक खुशी से माने। इंटरम के में पड़े तो आप इस मुल्क को तबाह कर देंगे। साबिर शाकिर साहब, फवाद हुसैन चौधरी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मजहब कार्ड इमरान खान के खिलाफ सूदमंद साबित हो सकता है? देखिए, अब तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं वो उनमें से कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। उसमें सबसे पहले तो जब से ये अंदाज़ा गलत हुआ है 9 अप्रैल की रात से लेके आज तक तमाम अंदाजे इनके गलत साबित हुए और इमरान खान साहब मकबूलियत की वो मिराज पे पहुंच चुके हैं। और ये मिराज किसी ज़माने में नवाज शरीफ साहब को हासिल थी, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी पकड़ाई नहीं दे रहे थे और अब इमरान खान साहब को भी पकड़ना, उनको कंट्रोल करना मसनूई तरीक़ों से ये पॉसिबल नहीं है। अब तक जितने भी सबसे पहले तो करप्शन के मामला खोलने की कोशिश की गई, अब तक कोई करप्शन का केस नहीं मिला। फिर तोशा खाना आ गया, फिर इलेक्शन कमीशन आ गया, फिर दहशतगर्दी का मुकदमा, फिर गद्दारी का मुकदमा, फिर शहबाज गिल की गिरफ्तारी, फिर मीडिया पे क्रैकडाउन, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन लोग जो हैं वो इमरान खान की तरफ टपक रहे हैं और ये बात बंद कमरों में सारे तस्लीम कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्लेयर्स भी कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स भी कर रहे हैं। ये खुद फंस चुके हैं बंद गली में। उस बंद गली से निकलना है, निकलने का रास्ता भी इमरान खान बता रहे हैं कि जनाब जिद छोड़ें और आप इंतखाबात की तरफ करें। तो ख्वाजा मकबूल जानने का बिल्कुल वही बात है कि अगर पॉपुलर लीडरशिप और वो अवाम भी है, वो उनको मैंडेट भी पाकिस्तान के अवाम देते हैं, वो हुकूमत आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो उसके बाद ही दुनिया भी आप पे एतबार करेगी और पाकिस्तान के अवाम भी कोई मुश्किल वक्त बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगे। अब दूसरी एक और वजह हो गई है कि इस वक्त जो यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ के साथ आपका मुकाबला है और उनके हर नौजवान के हाथ में एक मिनी टेलीविजन जो है उनकी है। आपने पाबंदियां लगा के देख ली, आपने यूट्यूब बंद करके देख लिया, आपने टीवी बंद करके देख लिए, लेकिन रिजल्ट अभी तक कुछ भी नहीं निकला। इसलिए ये मजहब कार्ड जो है ये भी उसी तरीके से वापस हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सख्त बातें तो की हुई हैं माजी में। इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उन्होंने की हुई हैं। इसलिए ये मजहब कार्ड इस्तेमाल करें या सियासत कार्ड इस्तेमाल करें, कोई भी कार्ड इस्तेमाल करें वो नहीं चल पाएगा। और ये सब आप क्या समझते हैं कि जब कोई भी दाव कारगर साबित नहीं हो रहा तो ऐसी सूरत में क्या जमानत मनसूखी की इत्तला भी आ सकती है? देखिए, मैं आपका बात बताऊं, जमानत मनसूख करें या कुछ करें, आपने ये कार्ड जमानत मनसूखी का और नाहली का, ये सारा कार्ड आपने 1969 से लेके 1971 तक चला के देख लिया। आपने जब इलेक्शन हार गए अयूब खान तो उन्होंने एक आदमी को सजा देनी थी और वो शख्स था शेख मुजीबुर रहमान, जो कि फातिमा जिन्ना की कैंपेन का बड़ा मेन लीडर था। अब जाहिर बात है कोई ना कोई केस तो बनाना था, तो अगरतला साजिश केस बनाया गया। अगरतला साजिश केस जो है बना के उसके बाद हुआ ये कि उस बंदे की पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन जब अयूब खान का जवाल शुरू हुआ तो आप खुद सोचें कि अयूब खान ने खुद वो गद्दारी का केस वापस लिया और वापस लेने के बाद वो शेख मुजीबुर रहमान जो था वो 12-13 जो अपोजिशन पार्टियां थी उनके जलाव में प्रेसिडेंट हाउस में दाखिल हुआ, जिनमें मुमताज दौलताना भी थे, जिनमें मौलाना मदूदी भी थे, जिनमें मुफ्ती महमूद भी थे, जिसमें वली खान भी था। कौन कौन सा बड़ी बड़ा कदावर शख्सियत थी, नौबदार नसरुल्लाह थे, जिनके साथ मुजीबुर रहमान वहां नहीं आया। भुट्टो उसमें नहीं शामिल हुआ था। उसके बाद आपने उसको इलेक्शन, फिर अयूब खान साहब चले गए, याया खान साहब आ गए, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम देखेंगे, हम कर लेंगे। आपने इलेक्शन लड़वाया, 163 सीटों में से वो शख्स 161 सीटों पर जीत कर आ गया। अब आपके हाथ पांव फूल गए। आपने कहा यह कैसे हो गया? इधर से भुट्टो साहब के हाथ पांव फूल गए। आपने उस बंदे की पार्टी पर पाबंदी लगाई, उसको खत्म किया, उसको जेल में डाला। जेल में डालने के बाद आपने एक जिमनी इलेक्शन करवाए। उस जिमनी इलेक्शन के रिजल्ट्स के मुताबिक आपने 7 दिसंबर को नूरुल अमीन साहब को वजीर आजम बनाया,
भुट्टो साहब को अपना वजीर खारजा बनाया और नायब वजीर आजम बनाया, और भुट्टो साहब को उसी वजीर खारजा के हैसियत से आपने भेजा। और इमरान खान तो पॉपुलैरिटी की जिस मकाम पे है, आज अगर इमरान खान कहीं वहां चला जाता है, साइड पे बैठ जाता है, पाबंदी लगा देते हैं, उसकी पार्टी अगर 2/3 मेजोरिटी में आ जाती है। मैंने बारहा असेसमेंट करके बताई है, एडमिनिस्ट्रेटिव असेसमेंट करके बताई है कि आप इस वक्त तमाम तर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्सेस को मिला के आप पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अगर तूफान खड़ा होता है तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी पोर्टल स्ट्रेंथ इतनी कमजोर है कि आप नहीं कर सकते। एक बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ये एक झाका होती है, जैसे कहते हैं हम पंजाबी में, यानी एक बात ऐसे ही होता है, एक दफा अगर पुलिस का डंडा किसी ने ऐसे हाथ में पकड़ लिया तो फिर दोबारा पुलिस डंडा नहीं मार सकती। 25 मई इसकी एग्जाम्पल है। मैंने जिंदगी में कई दफा आंसू गैस चलाई भी है और मैंने खाई भी है स्टूडेंट के जमाने के अंदर। जिस क्राउड ने 25 मई में अपनी ताकत दिखाई है, वो क्राउड जो था उसके बारे में पाकिस्तान में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि वो खाएगा। बच्चे थे, औरतें थी, नौजवान थे, वो सारे थे। और जितनी आंसू गैस हुई है 250, आपने क्या किया? 3 टियर होते हैं आपके। आप सबसे पहले पुलिस इस्तेमाल करते हैं, आप एंटी राइटिंग फोर्स इस्तेमाल करते हैं, और बकायदा डेक्लेरेशन लिखता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि अब हमसे हालात संभाले नहीं जाते, अब यू शुड टेक द सिचुएशन एंड यूज द मिनिमम फोर्स। ये होता है। इसका मतलब यह है कि आप तो फेल हो गए थे 25 मई को रात को इस्लामाबाद के अंदर। तो अगर वो ये चीज पूरे पाकिस्तान में एक दफा दोहराई चली गई, और जिस तरह एक बगैर इशारे के लोग हर शहर में निकल आते हैं और अचानक बाहर आ जाते हैं, आप मुझे ये बताइए, मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी रहा हूं, आप मुझे बताइए अगर लाहौर में जुलूस निकल रहा हो, उसके बाद आगे आने मुरीद के में निकल रहा हो, कामोकी में निकल रहा हो, गुजरांवाला में निकल रहा हो, गखड़ में निकल रहा हो, उसके बाद वजीराबाद में निकल रहा हो, गुजरात में निकल रहा हो, लाला मूसा में निकल रहा हो, खारिया में निकल रहा हो, दीना में निकल रहा हो, जेलम में निकल रहा हो, सायलम के, आप कितनी जगह पर पुलिस इस्तेमाल करेंगे और कहां कहां पे इस्तेमाल करेंगे? और कहां है आपकी फोर्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? राइट पे साइड पे निकल, मंडी बहुत में निकल रहा है, रसूल में भी निकल रहा है, बाकी पाड़े वाली में निकल रहा है, आप कहां कहां जाएंगे? आप चकवाल की तरफ चले जाए, आपके पास इतनी सी पुलिस होती है, ना आप थाने से विड्रॉ कर सकते हैं, ना आप जेल से विड्रॉ कर सकते हैं। आप किन ख्वाबों में हो कि अगर इस मुल्क के अंदर एक दफा शुरू हो गई तो आप क्या कर लोगे? आप पॉलिटिकली हैंडल करते हो। फोर्स का इस्तेमाल करने की बजाय सियासी बसीरत का अगर इस्तेमाल किया जाता तो हालात मुख्तलिफ हो सकते थे। साबिर शाकिर साहब, आप ये देखिए कि आर्या साहब जिन बातों का तज़किरा कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत सौ के लिए तजर्बा गा रहा है, तजर्बात होते रहे हैं यहाँ पे। जिस माजी का जिक्र किया वही हाल भी हमें दिखाई देता है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें बताते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसकी मियाद में इजाफा भी किया जा सकता है। लोगों को मनाजिर और दिखाई दे रहे हैं, ये मौलाना को मनाजिर क्या दिखाई दे रहे हैं? मसला यही है कि ये सारा कुछ खेल, हर किसी का अपना एजेंडा था जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपना ऑब्जेक्टिव था, नवाज शरीफ साहब का अपना था, शहबाज शरीफ साहब का अपना था, जरदारी साहब का अपना था, और जो करने वाले थे उनका अपना था। हर किसी का हिडन ऑब्जेक्टिव, हिडन गोल्स थे। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तो क्राइसिस अपनी जगह पे है। ये जो सैलाब ज़दगान का, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आज 4 सूबों की रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 7-8 लाख एकड़ रकबे की जो खड़ी फसलें थी, बागात थे, सब्जियां थी, दालें थी, सब फसलें तबाह हो गई हैं। 700 एकड़ बनता है ये। उसमें सिंध भी नहीं बचा, पंजाब नहीं बचा, बलूचिस्तान नहीं बचा, खैबर पख्तूनख्वा नहीं बचा, सब के सब तमाम सूबों में तबाही हुई है। घर बेघर हो गए लोग, 1 करोड़ अफराद जो हैं। तो ये क्राइसिस अभी इससे आगे बढ़ना है। तो क्या ये हुकूमत जो इस वक्त एक वोट की, और आज देखिए गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज आप देखें, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज ये है कि आज काबीना में 8 और मुआवनीन शामिल कर लिए गए। ये है हुकूमत की प्रायोरिटी। अगर आपने सैलाब ज़दगान की मदद करनी है तो किफ़ायत जारी करते हैं, डाउन साइजिंग करते हैं और स्मार्ट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। लेकिन आपने तो आज 8 वजीर और शामिल कर लिए, और उन 8 वजीरों का मतलब है लाखों रुपया फी महीने अखराजात बढ़ा लिए। वो सिर्फ उनका नोटिफिकेशन ना होना, तो उनके साथ गाड़ी है, उनके साथ स्टाफ है, उनको घर देना है, उनको दफ्तर देना है, उनको बिजली देनी है, उनको फ्यूल देना है, पता नहीं क्या क्या लवाजमत आपने पूरे करने हैं। तो हुकूमत की तरजीह नहीं है। हुकूमत की तरजीह ये है, जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये इतना रिएक्ट क्यों हुआ है, इतना रिएक्शन इसलिए, लोग क्यों रद्द अमल दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि ये सब के सब या मफरूर हैं या मतलूब हैं या जमानत पर हैं या जमानत से भागे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके इसको मजीद खराब हो रहा है। और पॉलिटिकल सेटलमेंट
इमरान खान साहब ने जो बात की है ना कि कंटिन्यू करें इलेक्शन तक, वो एक महफूज रास्ता दिया है, महफूज रास्ता कि जनाब आपके हाथों से ये काम खराब हुआ है, अपने हाथों से ही ये काम ठीक करें और अवाम के मुख्तलिफ नुमाइंदों को इक़्तिदार दें और बाइज़्ज़त तरीके से रुख़्सत हो जाएं। ये एक बेहतरीन बात की है, अगर इसको कुछ सुने। यानी आप समझते हैं कि यही सेफ पैसेज है। और ये सब एक तरफ नरमी की बातें हैं, नरमी के इशारे हैं, तो दूसरी तरफ खान साहब ये कहते हैं कि रजीम चेंज के किरदारों के नाम कुछ दिनों में बता दूंगा अगर दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई। क्या वो किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं या प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान जो है वो इस वक्त एक ऐसी लड़ाई के अंदर शरीक है जिसके अंदर उसको मुसलसल प्रेशर बरकरार रखना है, क्योंकि मसला सारा ये है कि उस वक्त उसके सामने जो लोग मौजूद हैं वो समझते ये हैं कि 2 या 3 अदारे अगर उनके हाथ में आ गए तो हम इमरान खान को टेक्निकली नॉट आउट करने का मसला, और कोई मसला नहीं। इमरान खान को अगर वैसे नॉकआउट करने की सूरत हाल होती, इस पोजीशन में होते, तो कल इलेक्शन अनाउंस कर देते। सुबह वजीर आजम कहता मैं असम्बली तोड़ रहा हूं और मैं इमरान खान से कहता हूं बाकी असम्बली तोड़ो। इस पोजीशन में नहीं है, इसलिए अब एक ही रास्ता रह गया कि कोई तरीका किया जाए, कहीं से कोई रास्ता निकाला जाए, कोई नाअहली की जाए। उसके बाद भी उनको अंदाजा नहीं कि उस नाअहली का रिएक्शन क्या होगा, क्या वो उस इलेक्शन को संभाल सकेंगे जो इमरान खान की नाअहली के बाद हो रहा होगा। इसलिए इमरान खान बिल्कुल ठीक है, वो उतर रहा है। होता यह है कि ये जो वॉर ऑफ नर्व्स होती है ये बड़ी मुश्किल होती है। इस वॉर ऑफ नर्व्स में आप प्रेशर भी बरकरार रखते हैं और साथ उसके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे होते हैं। दुनिया पूरी में ऐसा ही होता है कि वॉर ऑफ नर्व्स जो है वो बड़ी, और इमरान खान मेरा ख्याल है बहुत ठीक लड़ा है। देखिए 25 मई को मैं मिसाल अक्सर से देता हूँ कि इमरान खान की जगह कोई और लीडर होता तब तक घर में बैठ चुका होता। जो कुछ हुआ, जो पूरे के पूरे पंजाब में हुआ, और जिस तरह आप खुद देखें, आप राना सनाउल्लाह की जुबान देख लें, ऐसे लगता है शैये का डेरा है। उस चाहिए कि डेरे का, क्योंकि रियासत हमारे 2 मारोगे तो हम 6 मारेंगे। रियासत ये तो नहीं होती ना, रियासत की जुबान होती है। रियासत तो अमन कायम करने के लिए आई होती है, रियासत के लिए तो सारे उसके बच्चे होते हैं। लेकिन मसला सारा यह है कि यहाँ पर तो अब स्टाइल यही था, अब वो टोटली डिफीट खा गया और मुकम्मल तौर पे वो स्टाइल डिफीट खा गया। अब वो 25 मई के बाद अब आपके पास कुछ और रह नहीं गया। आप देखिए इमरान खान का जो पहला धरना था, उस धरने के अंदर वो थोड़ा बहुत पचावर से जो लोग आए थे वो अटक दरिया पार नहीं कर सकते, रेत थे। अब वो पूरी इक्विप होके आए थे, अगली दफा मजीद इक्विप होके आएंगे, और ना भी इक्विप होके आए, अगर वो पाकिस्तान के पूरे तूलो अर्ज के अंदर जुलूस और जलसों की कॉल दे देता है तो मैं आपको 1000 दफा कहा कि नहीं हो सकता। तो वॉर ऑफ नर्व्स है, इमरान खान वो खेल रहा है, नफ्सियात की ये जंग है और उसके साथ खान साहब खेल रहे हैं। अगर मुल्क के तूलो अर्ज में ये जो धरने हैं हो जाएं तो हुकूमत किसी तौर भी उस पर काबू नहीं पा सकती। तो इसके लिए बेहतरीन रास्ता यही है कि सियासी बसीरत के जरिए तमाम स्टेक होल्डर एक मेज़ पे बैठें और किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं। इसी पे मजीद भी बात करेंगे, और अगर नए इंतखाबात होते हैं तो किन शराइत पर होंगे, एक ब्रेक के बाद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अगर नए इंतखाबात होते हैं तो नए इंतखाबात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स किस नुक्ते पर मुत्तफिक होंगे? क्या इलेक्शन इस्लाहात की जो शर्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रखी गई है उस पर मिनवन अमल होगा या कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा? मंजरनामा किस तरीके से वज़ा किया जाएगा? और ये साहब की तरफ बढ़ते हैं। और ये साहब क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये इलेक्शन पे बात करने के लिए असम्बलियों में वापसी का रुख इख्तियार कर सकती है? देखिए कोई रास्ता तो बनेगा। देखिए ये तो मुज़ाकरात होने के ऊपर पता चलता है कि कौन कितना देता है, कौन किस तरह के आता है। अगर वो इस तरह का रास्ता बन रहा होगा और या कोई ऐसी अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो फिर तो वो जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है जिस वक्त ये सिचुएशन शुरू होगी तो आपको सबसे अहम तरीन बात ये महसूस होगी कि आप क्या उसको नॉर्मल कानून के साथ इसको हल करना चाहते हैं या 2/3 मेजॉरिटी के तहत कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं। जब आपको 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी तो फिर तो तहरीक इंसाफ का वहाँ पर आना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बगैर किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती। तो ये तो उस वक्त वाक़या है कि आप उस वक्त किस लेवल पे आते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बशर्ते कि ये इस किस्म की हालात पैदा हो। लेकिन मुझे कोई नियर फ्यूचर में लग नहीं रहा है, क्योंकि वजह सर ये है कि मुझे नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त अपोजिशन ये समझती है, यानी गवर्नमेंट ये समझती है कि इस वक्त इमरान खान को जितना हम इस तरह अदारों के जरिए मुख्तलिफ चीज़ों से केसेस के जरिए जितना कॉर्नर करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स जिसको हुकूमत से निकाला गया है अगर उसके बस में होता तो पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ देता। नवाज शरीफ साहब जिस वक्त हुकूमत से निकाले गए थे तो उस वक्त शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत थी।
आपको याद होगा कि कम से कम 2 या 3 घंटे डिले से उनका जुलूस वहां से निकला था, उसमें से पंजाब हाउस से, और बहुत चंद लोग थे। अगर वही 10,000 या 3,000 लोग जो वहां खड़े थे फैजाबाद चौक में, जो पुलिस के थे, जो उनकी सिक्योरिटी के मुकर्रर थे, अगर वही लाठियां उठा के उस जुलूस को मारने शुरू हो जाए तो नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेंथ का मसला खत्म हो जाता। जुल्फिकार अली भुट्टो को जिस वक्त फांसी दी गई है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी पॉपुलैरिटी की इंतहा से कहते खत्म इख्तिताम पर था। जुलूस निकल रहे थे, नाम कोई लेता नहीं था, बड़े बड़े लोग उनको छोड़ चुके हुए थे। हनीफ रामे जैसे लोग डाई हार्ड जो थे वो जेल के अंदर थे, खर की सारी पार्टी छोड़ गई हुई थी, एतजाज आसन जैसा बंदा पार्टी छोड़ के मुखालिफ हो चुका हुआ था, नाम कोई नहीं लेता था पीपल्स पार्टी का, इसलिए वहां से मूवमेंट नहीं चल सकी। फांसी जब दी गई तो उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि सारी की सारी पार्टियां जो थी वो उस वक्त इकट्ठी थी। ये वजह है कि अगर कोई भी करता, आपने मुजीब को निकाला, उससे मूवमेंट चला दी, ठीक। अब इमरान खान जो है, मैंने अपनी कम से कम 66 साल की जिंदगी के अंदर इस लेवल की क्राउड फॉलोइंग नहीं देखी। हमने भुट्टो को देखा हुआ है, भुट्टो की पॉपुलैरिटी महदूद थी पंजाब में ज्यादा से ज्यादा और थोड़ा सा सिंध के अंदर। भुट्टो को बलूचिस्तान में जानता कोई नहीं था, भुट्टो को खैबर पख्तूनख्वा में कौन जानता था। शेख मुजीब जहाँ जलसे में आया था, हम उसके जलसे में जहाँ बहस सुनने गए, बच्चे होते थे, थोड़े ज़्यादा नौजवान, बिल्कुल कॉलेज के शुरू का ज़माना था। तो उसके बाद चौरिश कश्मीरी साहब के उस इलाके में जब आ गया तो थोड़े लोग थे, तो हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर अपने को इलेक्शन नहीं लड़ते। उसने कहा मेरे तो 3-4 लोग हैं, भुट्टो का तो एक भी वहाँ खड़ा नहीं हुआ, वहाँ पर अपने उसमें मशरक़ी पाकिस्तान में एक भी पीपल पार्टी का कैंडिडेट नहीं। तो भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी उस तरफ नहीं थी, यहाँ की इस तरफ नहीं थी। इमरान खान जो है क्रॉस कंट्री, आप जूनी में पूछ लें उसको, आप किसी और जगह पूछ लें उसकी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे ये बताइए कि ये क्या इमरान खान की वजह से हुआ है? इस कौम ने गुज़श्ता 20 साल से अमेरिका की एक जंग जो है वो अपनी आंखों से देखी। जो कार्ड इस्तेमाल हुआ है इमरान खान का, सिर्फ 4 दिन पहले वो कार्ड क्यों इस्तेमाल नहीं हो सका था? अमेरिका मुखालिफ एक तो तहरीक बुनियादी अंसर है, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब को कुली तौर पे पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल है जो किसी और सियासतदान को नहीं है। तो इस वजह से ये जो सूरत हाल है ये दूसरी सूरत हालों से बरक्स है। साबिर शाकिर साहब, क्या आप समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली के बगैर PTI इंतखाबात में उतर सकती? देखिए, अब तो सिचुएशन जो है इलेक्शन की, जो मकबूलियत की, जो औरिया साहब ने भी बताया, अब उसमें कोई भी आ जाए, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने जो बात की है वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आने दें। अब मामला जो है, और ये PMLN को भी पता है, बहुत अच्छी तरह पता है, और इनके अपने अल्फाज हैं कि लोग जो हैं वो इमरान खान साहब से चिमट चुके हैं। ये PMLN के अंदर की बातें हैं, और ये सारों को मालूम हो गया है कि इस वक्त इलेक्शन अनाउंस होने की देर है। वो इलेक्शन कमीशन कोई भी हो, क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन था ना, ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सका है, 2 सीटों पे 2 नंबरी कर सका है। बाकी तो कोई एक क्या कहना चाहिए कि पहले से जो सारी एक माहौल बनाया हुआ था कि 15 सीटें इनकी होंगी, 12 इनकी होंगी, 6 इनकी होंगी, ये सारे का सारा वो मिलिया मेट हो गया। ज़िमनी इलेक्शन में जीत गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कराची का ज़िमनी इलेक्शन जीत गए। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन भी अब कुछ नहीं कर सकेगा, और जैसे ही ये तबल बजेगा इलेक्शन का, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी ठीक हो जाएंगी। और आप एक बात कर रहे थे कि कौमी असम्बली में वापसी, तो सुप्रीम वो तो अभी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की हुई है कि ये जो मरहलावार इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए, और जो कासिम खान सूरी ने बतौर कायम स्पीकर इस्तीफे मंजूर किए उनको फैसले को अब अपहोल्ड किया जाए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई उस तरफ ये जाने का इरादा रखते हैं। ये एक लॉलीपॉप तो हो सकता है कि किसी तरीके से घेर घार के लाएं, और शॉर्ट टर्म के लिए मेरा नहीं ख्याल के। साबिर शाकिर साहब, आप समझते हैं कि निगरान सेटअप के जो नाम होंगे उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हो जाएंगे? उसमें अगेन कुछ ना कुछ बारगेन करना पड़ेगा, मोहिन कुरैशी का मामला हो या फिर किसी और निगरान वजीर आजम का। और अभी भी जो इस वक्त ज़ेर गर्दिश नाम है वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का ज़ेर गर्दिश है कि वो हो सकते हैं। अगर मुशाहिद हुसैन सैयद होते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये तो जब कार्ड ओपन होंगे तो तब पता चलेगा, लेकिन 100% इत्तेफाक किसी पे भी नहीं होता। ये डिपेंड करता है वक्त आने पे। और ये सब आप नामों के ऊपर रिटेलिएशन देखते हैं PTI की?
देखें, कभी भी आज तक ये जो इन्होंने अपने आप को वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी के अमीन समझते हुए एक अमेंडमेंट की थी कि जनाब अब अपोजिशन लीडर और उसके बाद अपना वज़ीर आज़म का आपस में इत्तेफाक होगा नैब का चेयरमैन लगाने के लिए, इलेक्शन कमीशन का सरबराह लगाने के लिए और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट लगाने के, आज तक कभी इत्तेफाक हुआ है? नहीं हो सका। और भाई जब तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सको, आप ऐसे फैसले ना किया करें, आप ऐसी अमेंडमेंट्स ना किया करें। आप केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो जो जिस तरह बनती है फिर बनेगी। मुझे लगता यह है कि अभी अगर मुज़ाकरात शुरू हुए तो ये कोई छोटे मोटे मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये कोई ना कोई चीज़ लेके निकलेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल के निकलेंगे। साबिर शाकिर साहब क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी ने इस सारे सेटअप में क्या हासिल किया? पीपल्स पार्टी तो बड़ी कंफर्टेबल है। पीपल्स पार्टी ने तो कोई अभी तक नुकसान नहीं उठाया। उन्होंने अपनी सिंध हुकूमत बचाई हुई है, बल्कि सिंध हुकूमत के साथ साथ वो वफाकी हुकूमत में भी हिस्सेदार बन गए हैं। इसलिए इसमें तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो तो सिर्फ और सिर्फ PMLN का हुआ है, मुस्लिम लीग नवाज का। और उन्होंने, अगर उनका चांस था भी, ये तहरीक अदम एतमाद ना लेके आते और ये सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन का एक कॉन्सेप्ट ना सामने आता, तो PMLN तो काफ़ी कंफर्टेबल जोन में थी और आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और अच्छा खासा कम्पीट करना था उसने अगर एक साल बाद रूटीन में इलेक्शन होता। लेकिन वो ये सारा जो रिजीम चेंज का हिस्सा बने और इसीलिए उस वक्त वो पछता रहे हैं लोग जो हैं, नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, ये सारे उस वक्त को पछता रहे हैं। सिवाय इसके कि अब इनके शहबाज शरीफ साहब को अलबत्ता फ़ायदा हुआ है, शहबाज शरीफ को और मरियम बीबी को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। शहबाज शरीफ साहब के मुकदमात रुके हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो मुकदमात से निकल रहे हैं और FIA के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामला भी अभी डेफर हो गए हैं। पर्दे जुर्म आयद होनी थी वो डेफर हो गई है, हमजा पे भी और शहबाज शरीफ साहब पे भी। तो नवाज शरीफ साहब इसमें सबसे बड़े लूज़र जो हैं वो नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ हैं, और इसके अलावा तो कोई लूज़र नहीं है। बाकी तो सारे गेन कर रहे हैं और दूसरे लूज़र जो हैं हमारे दूसरे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सबसे ज़्यादा उन्होंने लूज़ किया है, वरना उनका भी काम बहुत अच्छा जा रहा था। और ये सब आप क्या समझते हैं, नून लीग के अलावा किसे और ज़्यादा नुकसान हुआ? और जिस तरह बात साबिर शाकिर साहब कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को तो फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा कितना देर पा लगता है? नहीं, उनकी एक बड़ी शिद्दत की ख्वाहिश पूरी हुई है, उसके अलावा क्या फ़ायदा हुआ है? हमजा शहबाज का जो है वो 4 दिन का इक़्तिदार आगे नहीं कर सके, वो उसको यही था ना कि उनकी लेगेसी चलती रहे। शहबाज शरीफ साहब का एक सबसे बड़ी बात है कि शहबाज शरीफ साहब का तो भरम टूटा है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक तस्वर था कि शहबाज शरीफ साहब शायद दुनिया की, पाकिस्तान की किस्मत बदल के रख सकते हैं। और हम उस मैंने 8 साल वहाँ प्रोविंशियल सेक्रेटरी काम किया है। मेरा हमेशा से ये कहना था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं बुनियादी तौर पर एक ऐसे सेटअप के काबिल हैं जिस सेटअप में उनको ये कभी सोचना ना पड़े कि पैसा आता कहाँ से है। उनके पास पैसा आए और वो एक पुल बना दें, उनके पास पैसा आए वो एक सड़क बना दें, उनके पास पैसा आए तो मेट्रो बना दें। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो पंजाब में वापस आते हैं तो सूरत हाल वफाक से बरक्स होगी? नहीं, अब तो उनका भरम टूट गया ना, अब तो उनका सारा जो करिश्मा था खत्म हो गया ना। अब तो फेडरल गवर्नमेंट में उनका पता चल गया कि वो जब उनको पता चला कि ओहो ये तो मुझे टैक्स तो कलेक्ट करना है, मुझे तो फिर टैक्स कलेक्ट करके बांटना है पर 4 सूबों के अंदर, फिर उनको पता चला तो ये रिसोर्सेज कैसे आएंगे, ये कैसे बिल्टअप किया जाएगा। अब उनका हाल खुल गया। इसलिए कम अज कम इस चीज़ ने एहसान ये किया है कि आइंदा शहबाज शरीफ साहब का जो नाम होता था कि जनाब हर सूबा कहता है हमें हमारा ऐसा वज़ीर आला दे दो। मैं खुद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था, लोग कहा करते थे कि हमें पंजाब का सब वज़ीर आला चाहिए, और वाकई उनकी एक नेकनामी थी। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना भरम खुल जाएगा जालम तरी कामत तराजी का, अगर इस तुर्रापुर के पेचो खम का पेचो खम निकले तो उनका पेचो खम निकल आया। अब उनको पता चल गया। तो शहबाज शरीफ साहब को, खुद हमजा शहबाज को एक नुकसान तो हुआ है। जहां मरियम की जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई है, वो तो बिल्कुल मरियम का हाल बिल्कुल नवाब अवध की उस बेगम वाला हो चुका हुआ है कि ना जो जमा पूंजी थी, जो जमा जथरी थी, वो लुट गई है। अब आप देखें ना, आप सोशल मीडिया की फॉलोइंग देख लें कैसे डिक्रीज हुई है उनकी। वो ग्रुप नहीं बन पा रहे नून लीग के, जो कभी पाकिस्तान में हर जगह क्या से क्या बनाया करते थे, अब वे खत्म हो चुके हैं।
पब्लिक के अंदर से खत्म हो चुकी है। तो इस स्टेप ने और किसी को नुकसान पहुंचाया न पहुंचाया हो, पूरी की पूरी नून लीग को बहसियत शबाज से। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अब देखें एमक्यूएम की सूरत हाल देख लें। एमक्यूएम मुकम्मल तौर पर वाइप आउट हो चुकी है। एमक्यूएम हमारे खुद कहते हैं कि अब हमें पीपल्स पार्टी को भी पता है कि हमारी औकात क्या रह गई है। अब वो हमसे हमारी औकात के मुताबिक डील करते हैं। अपना गवर्नर तक तो वो लगवा नहीं सके। अब आप यहां पर देख लें एएनपी की क्या सूरत है, अपना गवर्नर तक तो लगवाने मौलाना फजल रहमान नहीं लगने देते। अब मौलाना फजल रहमान की कैफियत भी यही हो गई। तो असल मसला यह है कि इस रिजीम चेंज ने बहुत सारे चीज़ों को नकाबत, फ़ायदा सिर्फ एक को हुआ, किसी और को कुछ नहीं हुआ। यानी अब कुछ शऊर भी पैदा हो चुका है, जहनी बलूगत को अवाम पहुंच चुके हैं, इसलिए सूरत हाल बरक्स दिखाई देती है माजी की निस्बत। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं साबिर शाकिर साहब से जानेंगे कि 4 सितंबर को जो समात होने वाली है उस समात में मौक़िफ़ क्या होगा मरीम नवाज़ साहिबा का, और आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की अहमियत आने वाले दिनों में किस हद तक बढ़ सकती है। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन बात करेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई जिस हद तक उरूज पे पहुंच चुकी है, सैलाब की तबाहकारियों के बाद हमें जिन मसाइल का सामना है इससे किस तरीके से निकल सकते हैं, वो नुस्खा कीमिया किसके पास है जिस पे अमल दरामद करें तो सूरत हाल कुछ बेहतर हमें दिखाई दे सकती है। और इसके साथ साथ सियासी इशूज़ पे भी तो हम बात कर रहे हैं। साबिर शाकिर साहब, मेरा सवाल ये है कि 4 सितंबर को जो पेशी होने जा रही है, मरीम नवाज़ साहिबा ने जो दरख्वास्त दायर कर रखी है पासपोर्ट की वसूली के हवाले से, उसमें मरीम नवाज़ साहिबा का मौक़िफ़ क्या देख रहे हैं? मौक़िफ़ तो उनका बड़ा क्लियर होगा कि उन्हें पासपोर्ट दिया जाए और वो जाना चाहती हैं उम्रे की अदायगी के लिए, क्योंकि अब वो वाला मौक़िफ़ तो नहीं है पुराने वाला के वालिद साहब अकेले हैं, बीमार हैं, उनकी खैर वाफियत दरियाफ्त करनी है, उनको लुक आफ्टर करना है। मेरा ख्याल है वो वाला तो मौक़िफ़ अब हो चुका है, फारिग हो चुका है। अब मियाँ साहब बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह से सेहतमंद है। अब सिर्फ उम्रे वाया उम्रा हो जाने की कोशिश करेंगी, और दूसरा वो उनके वकील कहेंगे कि जब इतना अरसा हो गया पेंडिंग है मामला और उनका पासपोर्ट दिया जाए। और अगेन ये एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का केस है, गैर मामूली नौयत का मुकदमा होगा, क्योंकि अगर किसी को सज़ा याफ्ता हो, कोई सज़ा हुई हो, तो ज़मानत पर रहा हो, तो उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि आज तक जितने भी गए हैं वो वापस नहीं आए इस तरह से, जो सज़ा याफ्ता बाकायदा तौर पर जिनको अदालत सज़ा सुना चुकी। इससे पहले जब भी कभी हुआ है वापस नहीं आए। तो अब क्योंकि ये एक कहा जा रहा है कि रिजीम चेंज का एक पार्ट है कि मरियम बीबी ने जाना ही जाना है हर सूरत में बाहर, और उनको ये तय हुआ था। इसीलिए दूसरी जानिब जुडिशरी जो है वो इतना वजन उठा नहीं पा रही, और इससे पहले ऑनरेबल 4-5 जजेस जो हैं वो इससे अलग हो चुके हैं, नहीं सुना मुकदमा। लेकिन अब जो 3 मेंबर बेंच बनाया गया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खुद उसकी कर रहे हैं सरबराही, और 2 अली बाकर नकवी साहब हैं और फिर जस्टिस शेख है साथ। तो इससे इस दफ़ा शायद ये लगता है कि मुकदमा सुना जाएगा, और पहले से जो बेंच तश्कील दिया गया है हो सकता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कंसेंट भी ली हो दीगर ब्रदर जजेस से कि जनाब ये बनाने जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये बनाए। इसलिए मेरा ख्याल है ये डेफिनेट नहीं होगा, ये केस आगे चलेगा, ये केस आगे चलता हुआ आप देख रहे हैं। और ये सब जिस तरह सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से बेशतर बातें हो रही थी, खान साहब ने भी कुछ ट्वीट्स किए जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2010 का जो सैलाब था उसकी तफसीलात फराहम करें कि उसकी जो इमदाद आई थी वो कहाँ पे खर्च की। नहीं, 2010 में सैलाब सिंध में आया था, और थोड़ा सा वो KPK के कुछ इलाके के अंदर थोड़ा सा आया था नौशहरा शहर में, उसके अलावा तो नहीं आया था। पता नहीं उनके जोग्राफिया क्या है। 2010 में तो मेजॉरिटी जो थी वो सिंध का इलाका था, वो डूबा था। एक नौशहरा का वो इलाका डूबा था। उस वक्त तो KPK की गवर्नमेंट से लेने चाहिए। इमरान खान खुद तो गवर्नमेंट में नहीं थे, जो भी गवर्नमेंट में था उनसे ले लेना चाहिए, मैं बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि 2005 से शुरू करना चाहिए, बल्कि बशाम में जो 1972 में जल्जला आया था, कल शायद मैंने कहा था कि सबसे पहले हमने करप्शन उसी ज़माने में सुनी थी।
कि स्विट्जरलैंड में एक अकाउंट खोला गया है, जितनी इंटरनेशनल एड आई है लिबिया से इधर से वो स्विट्जरलैंड में जमा करा दी गई है। और फिर बाद में ये खबरें भी सुनी थी कि बेगम नुसरत भुट्टो और मुशर्रफ खर का आपस में लड़ाई इस अकाउंट में हुई है। और फिर उसके बाद आगे जाके जब 74 के जो सैलाब आए थे उसके हमने तो जब से अभी यहाँ पर इंटरनेशनल एड आई है हमने करप्शन की दास्तानें नहीं सुनी है। कल अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, हमारी एक यहाँ से लाहौर से एक दोस्त हैं, कुछ सामान लेके राजनपुर गए थे। अब इस वक्त एनजीओ में हैं वो पूरे पाकिस्तान में कमाई पे लगी हुई हैं, नॉरेड से ले लो पैसे, फलां से ले लो फलां। तो वो एक गांव में गए तो उन्होंने कहा जी हमें पैसे मिले हैं कि जो 3 महीने के जो स्कूल बंद होंगे हम उसमें आपको स्कूलिंग करवाएंगे। उन्होंने कहा बाबा स्कूल की बात कर रहे हो, यहाँ तो 60 साल के बूढ़े जो हैं वो नहीं पढ़ सके, यहाँ स्कूलों की बात कर रहे हो, तुम 3 महीने के वक्फे की बात कर रहे हो। तो असल मसला यह है कि सैलाब पाकिस्तान के अंदर वेलफेयर का सेटअप ही कोई नहीं। आज जिस मुल्क के अंदर सिंध सूबे का एक वजीर कहे हम असेसमेंट नहीं कर सकते, शर्म नहीं आनी चाहिए। आपके पास मुख्तियार कार हैं, आपके पास पटवारी हैं, आपके पास गिरदावर हैं, ये क्या काम करते हैं? इनका काम यह है कि उगी हुई फसलों को बकायदा उसके अंदर वो जो बई खाता है उसके अंदर ऐड करते हैं। आपको फर्क कर देना चाहिए इन सारों को, बल्कि आपको फर्क कर देना चाहिए। इतना बड़ा रेवेन्यू का सेटअप है, सही जरेब चलाने से लेके और सेहतें लगाने से लेके और उसके बाद शजरे पार्चा बनाने से लेके क्या करते हैं ये लोग, आपको अंदाजा ही नहीं होता कि कितने आपको यही नहीं पता चलता कि फलां गांव में कितनी आबादी थी और उस आबादी का रजिस्टर कहां था और उस आबादी में से मकान कितने गुजरे और आबादी दे का नक्शा कहां से है। इतने नाहिल हो चुके हो तुम इस मुल्क के अंदर कि सिंध का एक वजीर साहब, मेरा तो 1 साल मुझसे सीनियर होता था, सिविल सर्विस में था, छोड़ छाड़ के साथ में चढ़े गए, इम्तियाज शेख था, दोस्त आदमी है, हम क्या कह सकते हैं उनको। लेकिन मामला सारा यही है कि यार फिर इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है आप जहन्नम में गई, ये थाना क्या कर रहा है आपका, ये इनको सैलाब का नहीं पता चलता। यानी इससे ज्यादा अफसोस का मकाम क्या होगा कि सैलाब आया, तबाहकारी कर गया और आप हुकूमत में मौजूद थे और आप अभी तक तखमीना ही ना लगा सके कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी जानें गई हैं या कितना माली नुकसान हुआ है। और उसकी बहाली के लिए तो फिर जो सवालात उठ रहे हैं उसके तो जवाबात देने से हर कोई कासिर होगा। बहुत शुक्रिया आर्य मकबूल जान साहब, साबिर शाकिर साहब इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन मुकाबिल का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।